नमस्कार। आज हम एक ऐसे दौर में चलेंगे जहां शक्तिशाली राजा तलवार और वीणा दोनों के उस्ताद थे। चलिए नए साम्राज्यों और राज्यों के इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा और समझते हैं। चलिए इसको एक कहानी से शुरू करते हैं। अरविंद नाम का एक स्टूडेंट है जिसे स्कूल के नाटक में राजा का किरदार मिला है। अब उसके मन में क्या चल रहा होगा? यही कि वो शाही कपड़े पहनेगा, मूंछों पर ताव देगा और मंच पर तलवार घुमाएगा। पर सोचिए, वो कितना हैरान हुआ होगा जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा बजानी है और कविता सुनानी है। एक संगीतकार राजा? ये कौन था भाई? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा इसी हैरान कर देने वाले संगीतकार राजा पर है। अरविंद जिस राजा का किरदार निभाने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि गुप्त वंश का एक बहुत ही मशहूर शासक था, समुद्रगुप्त। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 1700 साल पहले की। तो सवाल ये है कि हमें इतने पुराने शासकों के बारे में पता कैसे चलता है? इसका जवाब छिपा है उन सुरागों में जो इतिहासकार खोज निकालते हैं, जैसे कि शिलालेख। इतिहासकारों को जो सबूत मिलते हैं उनमें से एक बहुत खास चीज है प्रशस्ति। ये खास तरह का शिलालेख होता है और ये संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख। समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी एक ऐसी ही प्रशस्ति से मिलती है। ये असल में एक लंबी कविता है जिसे उसके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था और इसे इलाहाबाद में अशोक के एक पुराने स्तंभ पर खुदवाया गया था। और ये कोई मामूली तारीफ नहीं है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। यहाँ घावों को कमजोरी की तरह नहीं बल्कि किसी गहने की तरह बताया गया है। मतलब ये उसकी बहादुरी का सबूत थे। ये एक ऐसे योद्धा की छवि बनाता है जो जंग के मैदान से डरता नहीं था। अच्छा, तो प्रशस्ति में जो दावे किए गए हैं उन्हें जरा इस नक्शे पर देखते हैं। ये नक्शा हमें दिखाता है कि समुद्रगुप्त का प्रभाव 4 अलग-अलग तरह के इलाकों पर था, जिससे उसकी ताकत का अंदाजा लगता है। ये स्लाइड समुद्रगुप्त की बेहतरीन रणनीति को दिखाती है। उसने हर इलाके के लिए एक ही पॉलिसी नहीं अपनाई। सबसे पहले हरे रंग में आर्यावर्त के इलाके। यहां उसने 9 शासकों को हराकर उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर दक्षिण में लाल बिंदु वाले दक्षिणापथ। यहां उसने 12 राजाओं को हराया, लेकिन उन्हें उनका राज वापस लौटा दिया, बस वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। इसके बाद बैंगनी रंग वाले राज्य थे जो भेंट भेजते थे और उसके आदेश मानते थे। और आखिर में नीले रंग के बाहरी इलाके, जिन्होंने हार मान ली और अपनी बेटियों के विवाह का प्रस्ताव भी रखा। ये जीत कूटनीति और नियंत्रण का एक मिला जुला मॉडल था। लेकिन क्या एक प्रशस्ति पूरी कहानी बता सकती है? शायद नहीं। पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें और भी सुरागों को एक साथ जोड़ना होगा। तो अब तक की कहानी से तो समुद्रगुप्त एक जबरदस्त योद्धा लगता है। फिर वो संगीतकार वाली बात कहां से आई? ये सवाल हमें सबूत के अगले टुकड़े की तरफ ले जाता है। और ये रहा जवाब। गुप्त वंश के जमाने के सिक्के मिले हैं जिन पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये योद्धा की छवि के बिल्कुल उलट है। शायद ये एक तरह की राजनीतिक रणनीति थी, ये दिखाने की कि राजा शक्तिशाली भी है और कला प्रेमी भी। एक ही इंसान, दो बिल्कुल अलग पहचान। इससे ये पता चलता है कि इतिहासकार कैसे अलग अलग सुरागों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन हर राजा के लिए हमें एक जैसे सुराग नहीं मिलते। चलिए इसी दौर के एक और महान राजा हर्षवर्धन का उदाहरण लेते हैं। उनके बारे में हमें बिल्कुल अलग तरह के स्रोतों से जानकारी मिलती। जैसे कि राजा हर्षवर्धन के बारे में हमें हर्षचरित नाम की एक पूरी जीवनी से पता चलता है, जिसे उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा था। सोचिए, एक पूरी जीवन कहानी। ये हमें उस राजा की दुनिया के और भी करीब ले जाती है। तो हमने राजाओं के बारे में तो जान लिया, पर सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े साम्राज्य आखिर चलते कैसे थे? चलिए अब थोड़ा प्रशासन पर नजर डालते हैं। इस दौर में प्रशासन में कुछ बड़े बदलाव हुए। कुछ जरूरी सरकारी पद वांछानुगत हो गए, मतलब बाप के बाद बेटा उस पद पर आता था। कभी कभी एक ही इंसान के पास कई बड़े पद होते थे। और तो और शहर के बड़े व्यापारियों और लेखकों जैसे ताकतवर लोगों की भी स्थानीय प्रशासन में अच्छी खासी चलती थी। और सेना का क्या? एक दिलचस्प सिस्टम था सामंत का। ये वो मिलिट्री लीडर होते थे जिन्हें सैलरी की जगह जमीन दे दी जाती थी। वे उस जमीन से टैक्स वसूलते थे और जरूरत पड़ने पर राजा को सैनिक भी देते थे। लेकिन इसमें एक पेच था। अगर राजा कमजोर पड़ गया तो यही सामंत खुद को आजाद घोषित कर सकते थे। लेकिन इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का तो नहीं होता।
है ना? आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब एक नजर महल के बाहर की दुनिया पर डालते हैं। कालिदास के एक नाटक से इसकी एक झलक मिलती है। एक गरीब मछुआरे पर चोरी का इल्जाम लगता है। जब राजा को सच्चाई पता चलती है तो वो उसे इनाम देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद सिपाही और दरबान उस इनाम में से अपना हिस्सा मांगने लगते हैं। ये आम लोगों और सत्ता के बीच के रिश्ते को दिखाता है। चीनी यात्री फाहियान का लिखा हुआ हमें समाज की एक कड़वी सच्चाई बताता है। उन्होंने लिखा कि जिन्हें अछूत माना जाता था, उन्हें शहर में घुसते वक्त लकड़ी बजाकर आवाज करनी पड़ती थी ताकि लोग उनसे दूर हो जाएं। ये उस समय के कठोर सामाजिक भेदभाव को दिखाता है, एक ऐसी सच्चाई जिसका जिक्र शाही प्रशस्तियों में कभी नहीं मिलता। और जब राजा की सेना किसी इलाके से गुजरती थी तो गांव वालों के लिए वो कोई जश्न का मौका नहीं होता था। बाढ़ भट्ट तबाही का एक मंजर खींचते हैं। सेना अपने पीछे विनाश का एक निशान छोड़ जाती थी। हाथी अक्सर ग्रामीणों की झोपड़ियों को रौंद देते थे। पूरी दुनिया धूल में समा जाती थी। तो हमने कई अलग अलग टुकड़ों को जोड़ा है, प्रशस्ति, सिक्के, जीवनियां और नाटक, ताकि उस दौर की एक तस्वीर बन सके। आखिर में ये सब हमें क्या बताता है? तो हमने देखा कि कैसे एक खंभे पर लिखी कविता, एक सिक्के पर बना चेहरा और एक नाटक की कहानी हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है, आज से हजारों साल बाद हमारे समय के कौन से टुकड़े बाकी रहेंगे? क्या एक सोशल मीडिया प्रोफाइल, एक ईमेल या एक डिजिटल फोटो हमारे बारे में पूरी कहानी बता पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।